जय हिंद साथियों, और मैं बिपिन लाल श्रीवास्तव पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने कलेक्ट किया है, उसको आपके समक्ष जो हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और आप सभी को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा मैं शायरी से शुरुआत करना चाहता हूँ। और ध्यान रखेंगे कि आप जो है अपने आप से एक वादा कीजिए कि जीतूंगा मैं, एक खुद से वादा करो। मैं जीतूंगा, जो हमारा लक्ष्य है उसको पाऊंगा। जीतूंगा मैं, एक खुद से वादा करो, और जितना सोचते हो उससे मेहनत कुछ ज़्यादा करो। ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं। रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है, हम लोग भी तैयारी करते हैं, अरे यार एक दो सीट है यार, उसमें भी रिजर्वेशन है, जनरल का कैटेगरी में हम लोग हैं। SC ST वाले भी हैं तो उनको परेशानी नहीं है, उनको भी परेशानी है। अब क्या SC ST के लिए पूरा 1 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख सीट निकल रहा है? नहीं, उनके लिए भी क्या निकल रहा है, 2-4 सीट निकल रहा है। तो 2-4 सीट में लाखों में फाइट करना है, कैसे होगा यार? कभी कभी मन तो उदास हो जाता था, लेकिन नहीं, उदास नहीं होने का। जो वही जो है रण छोड़कर भागता है, जो क्या होता है भैया, कायर होता है। ये महाभारत में भी आपको भगवान कृष्ण ने जो है उपदेश दिया है, जब जो है गीता का सार दे रहे हैं किसको, अर्जुन को, उस समय आपको बताया है, सभी को महाभारत में देखे होंगे। तो देखिए जितने भी पुराण ग्रंथ है ना, उन सभी से, चाहे वो किसी धर्म वाले हों, उससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और सुने होंगे कि APJ अब्दुल कलाम बिलोंग्स करते थे किससे, मुस्लिम संप्रदाय से नहीं, लेकिन वो क्या, गीता पढ़ते थे। आप लोग भी सुने होंगे, हम बना के नहीं बोल रहे हैं, है ना। क्यों? तो देखो भैया, कोई ग्रंथ कोई धर्म जो है ये नहीं सिखाता है कि आप जो है गलत रास्ते पे जाओ। आप जहाँ से नॉलेज अच्छे अच्छे चीज़ आते हैं, पॉजिटिव विचार हमारे अंदर आते हैं, उस चीज़ को सीखो, और सीखना ही चाहिए। बाकी दुनिया में क्या यार, जिस दिन पलक के ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सब यहीं के ही धरा रह जाएगा, काम खत्म, दूसरे मज़ा मारेंगे। तो हम क्यों ना अच्छा कर्म करके जाएं यार, ताकि मरने के बाद भी सभी इंतज़ार करेंगे फिर से फलाना सर आ जाए वापस, लेकिन वापस आएंगे तब ना मरने के बाद कोई वापस लौटकर नहीं आता है। उसकी कृतियाँ जो है, कर्म जो है, ठीक है, उनके जो है स्टेप्स जो है वही जो है फॉलो करने पड़ते हैं, और वही आगे हमको लेके चलते हैं। तो ध्यान रखिए। इसी के साथ में आपका पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा नाम सुने हैं ना, मामा। अब भांजा कौन होता है भाई, बहन का बेटा। मामा भांजा मंदिर, तो नाम है, नाम दे दिया गया है। कोई वैसा होगा व्यक्ति, चलो भाई मामा भांजा दोनों मिलके आधा आधा पैसा लगाते हैं, बनाएंगे, और ये क्या, इसको हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट कर दिया मामा भांजा मंदिर। तो याद रखेंगे कि मामा भांजा मंदिर जो है, पहला तो क्वेश्चन ये रहेगा कि मामा भांजा मंदिर किस देवता का मंदिर है वो। तो याद रखेंगे भगवान शिव का मंदिर है। त्रिनेत्र, त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोकी भी बोला जाता है भगवान शिव को, उनका मंदिर है मामा भांजा मंदिर। अब क्वेश्चन है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग सुने होंगे 2-4-5 साल पहले, 6 साल पहले, दांतेवाड़ा एक जगह है, कहाँ, छत्तीसगढ़। वहाँ पर जो है नक्सली हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे हमारे जो क्या BSF के ना, BSF के जवान जो है ख़त्म हो गए थे, या जो भी होंगे, CRPF के, हाँ CRPF के, मतलब जवान जो हमारे बहुत सारे क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो वही दांतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा में एक जगह का नाम है वर्सूर। क्या नाम है? यस। तो बरसूर जगह पे जो है मामा भांजा मंदिर है। किस देवता के लिए है? शिव भगवान के लिए। कहाँ है? तो बरसूर दांतेवाड़ा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। इसी का पैरेलल एक क्वेश्चन है, लीजिए, सास बहू मंदिर, तो हम किसी से कम नहीं। क्यों कम यार, वो मामा भांजा बना सकते हैं तो हम सास बहू नहीं बनाएंगे। लेकिन ये सोचनीय बात है, सास और बहू ये दोनों का एक साथ कैसे बन गया यार। तो घटना बना रहे हैं ऐसा,
याद करने के लिए दोनों झगड़ रही होगी, झोटा झोटी कर रही होगी। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, झोटा झोटी करते करते भगवान को प्यार है, तो चलो भाई उनके याद में सास बहू मंदिर बना दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हो सकता है वो अच्छे क्वालिटी वाले सास बहू होंगे, उन्होंने मिलजुल कर जो है क्या किए होंगे, ये मंदिर का निर्माण किए होंगे, बराबर। और हम अच्छे क्वालिटी वाले क्यों बोल रहे हैं भैया, तो आजकल जनरली जो है सास बहू में जानते ही हैं 36 का आंकड़ा, बल्कि 72 का आंकड़ा कर दीजिए चलेगा वो, लेकिन उससे कम नहीं होगा। इन्हें गिने 10% ही बहू है या सास है जो, वो भी सास जो है थोड़ा सा दबी रहेगी तभी वो काम चल सकता है, लेकिन बहू कभी नहीं दब सकती, ध्यान रखिए। ठीक है, ये हमारे समाज की विडंबना है। लेकिन ये बढ़िया थी, दोनों वो झगड़ के नहीं, आपस में मिलजुल के हम लोग एक बनाते हैं क्या, मंदिर, सास बहू मंदिर। और याद रखिएगा कि ये भाई लेडीज लोग किसका पूजा करती हैं भाई, तो जनरली जो है बृहस्पति भगवान की पूजा करती हैं, और बृहस्पति भगवान बोले तो क्या, विष्णु भगवान की पूजा करती हैं। तो याद रखिएगा उन दोनों ने मिलकर क्या, सास बहू, उस दिन महिलाएं जो बृहस्पति भगवान का अगर 2-4 महिलाएं करती हैं पूजा, तो एक साथ मिल के पूजा करती हैं। तो दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, जिसका नाम दिया गया क्या, सास बहू मंदिर। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सास बहू मंदिर किस देवता का है, तो विष्णु भगवान का है। और ये याद रखिएगा कि इसको बनवाया था कौन, एक राजा था महिपाल, महिपाल ने बनवाया था। और कब बनवाया था, तो यहाँ ईयर हम लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 1093 ईस्वी बनवाया था, मतलब 11वीं शताब्दी में बनवाया था। और ध्यान रखिएगा वो तो बताए थे कि भाई मामा भांजा मंदिर जो है बरसूर में है, कहाँ, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। तो ये सास बहू मंदिर कहाँ है भैया, तो ध्यान रखिएगा सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर ये कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर, कहाँ पड़ता है, एमपी, एमपी में ग्वालियर जगह है, ग्वालियर में जो है सास बहू मंदिर है। ठीक है, और इसको राजा महिपाल ने बनवाया था, कब, 1093 ईस्वी में बनवाया था। क्लियर है, तो 1093 बोले तो कौन सा शताब्दी हो गया, 11वीं शताब्दी। क्लियर है, और भगवान विष्णु का मंदिर है, सास बहू मंदिर। ओके, क्लियर कंसेप्ट हो रहा है कि नहीं भैया, सुनते जाओ एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, एग्जाम आएगा खटाक से, अरे श्रीवास्तव सर ये बताए थे, टिक मार दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है IAS, सभी लोग जानते हैं। और कितने बच्चों को, जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं में रहते हैं, या छोटा छोटा बच्चा घर में आया रहता है, नया जो है मेहमान आया रहता है, तो उनसे हम लोग पूछते हैं पढ़ के क्या बनोगे, ठीक है, तो बोलता है डॉक्टर, फिर बोलेगा इंजीनियर, ऐसा तुतला के, है ना, उनसे पूछते हैं। इसी तरह से हम लोग में भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि शुरू में सोच के चले होंगे क्या, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कितने सोचोगे IAS अधिकारी बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अब जब उनके ऊपर क्या प्रेशर आते गया, सब डॉक्टर इंजीनियर साइड होते गए। अब आगे वो कहाँ, न डॉक्टर, न इंजीनियर, न कलेक्टर, अब वो क्या हो गए, कंडक्टर बन गए वो। ठीक है, अब कंडक्टर की स्थिति क्या है पता ही है, भीड़ भाड़ में ठेला ठेली में चलते रहो, हजारों करोड़ों का कंपटीशन है, उसमें अब चलते रहो आप जनरल कंपटीशन में। ठीक है, तो घबराने का नहीं, उसी 1000 में से एक निकलता है यार। ठीक है, और है भैया हमारा सुमित, पक्का। आइए देखिएगा, तो IAS ये क्या चीज होता है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कि IAS का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और याद रखेंगे भाई, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भारत में पहली बार ये IAS का एग्जाम कब जो है कंडक्ट कराया गया था, तो याद रखेंगे कंडक्ट कराया गया था 1950 में, 1950 में, जिस साल हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये संविधान लागू हुआ तो ऐसे ही नियम कानून है, तो नियम कानून को लागू करवाने के लिए
बराबर जो है लोगों से फॉलो कराने के लिए कुछ भैया उस तरह का आदमी चाहिए ना, अधिकारी चाहिए ना। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो है 1950 में पहली बार कंडक्ट किया गया क्या चीज़, IAS का एग्ज़ाम। अब क्वेश्चन पूछता है कि IAS का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराने वाली संस्था का नाम क्या है। जैसे सुनिएगा, पूरे जो है इंडिया में जो है, इंडिया लेवल पे जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है क्या करता है, स्टाफ जो है क्लर्कियल लेवल या है, ठीक है, क्लास 1 का भी कराता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है IAS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है कौन, UPSC। और याद रखेंगे भैया, UPSC का पूरा नाम क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई तकलीफ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपके नॉलेज के लिए लिखे हुए हैं कि ये जो है, एक मिनट पढ़ ही देते हैं कि हाँ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, किसके बारे में, जो UPSC जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है IAS से रिलेटेड, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस पोस्ट के लिए जो है अनुच्छेद 315 से लेकर कितना 322 तक ये अनुच्छेद है, याद रखेंगे, अनुच्छेद। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक। माने यह ऐसा दे देगा कि 315 से 322 तक जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इससे रिलेटेड इसमें जो है, इसके जो है रूल्स रेगुलेशंस, कैसे कंडक्ट कराना है, क्या कराना है, कैसे उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, ये बाकी सारी चीज़ें इसमें जो है, उनका दायरा क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 315 से लेकर 322 किससे संबंधित है, तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और उसी में जोड़ लीजिए UPSC से रिलेटेड है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब थोड़ा सा यहीं पे कट कर देते हैं UPSC को जो है, ठीक है, UPSC को थोड़ा U को हटा देते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो गया भैया, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हो गया भैया, तो अब मान लीजिए बिहार है, तो ये क्या हो गया, BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी है तो क्या हो गया, UPPSC। महाराष्ट्र है तो MPSC हो गया क्या, तो PSC बोले तो क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन बोले तो भारत सरकार का हो गया, ये पूरे यूनियन केंद्र। ओके, चलिए, और आशा कर रहे हैं कि आप बहुत मज़े से सीख रहे होंगे भैया। अब इससे ज़्यादा और सिखाना होगा तो हम देखेंगे, लेकिन इतना से तो ज़्यादा आपके लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। अगर करते चलिए तो ईमानदारी से पक्का बहुत कुछ सीख जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिएगा। हमारा वीडियो यार थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहेगा, इसके लिए मेरा पूरा दावा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो आ गया भैया आयुर्वेद। लो, बोले हैं ना नींबू जैसा निचोड़ते हैं, बार बार हर वीडियो में हम बोलते हैं, उसी तरह से पूरा क्वेश्चन आपको हम बताते चलेंगे। ध्यान दो, पुराने लोग को एकदम रिवीजन है। लो, वेद, अब सुना भैया, वेद हमारे क्या है, प्राचीन ग्रंथ है वेद। और वेद कितने तरह का है भैया, 4। कौन तो बोल रहा है 3, एक को भूल गया वो, ठीक है। ऋग्वेद, इसके बाद क्या है, सामवेद, इसके बाद क्या होता है, यजुर्वेद, और लास्ट में लिख रहे हैं क्या, अथर्ववेद, इसलिए को लास्ट वाला है अथर्व, ठीक है। और दिल थाम के सुनिएगा, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद, तो क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखेंगे ऋग्वेद है।
सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद से लिया गया है क्या? गायत्री मंत्र। और हम लोग जनरली कुछ लोग जो है हिंदू घरों में आपको जो बटन दबाइएगा डोरबेल तो गाना शुरू कर देगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और लग रहा है हमारे जयदीप भैया के घर में है बेल है, हो सकता है, हंसे इसलिए बोले हैं। अब सुनेंगे तो ऋग्वेद, तो याद रखेंगे कि ऋग्वेद के अनुसार, अब तो यह बता ही दिया आपको क्या चीज कि गायत्री मंत्र यहीं से लिया है। अच्छा, गायत्री मंत्र का नाम लिया तो थोड़ा सा जान लो। क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र जो है किस देवी किस देवता को जो है क्या है? समर्पित है। तो एक भगवान है, अब हम भी उतना उनका नाम नहीं जानते हैं, सविता, इनके लिए जो है समर्पित है। ठीक है। और याद रखेंगे इसमें ऋग्वेद में जो है भगवान इंद्र सबसे चर्चित हैं। हमको तो कभी कभी एपिसोड वगैरह देखते हैं है ना, तो सबसे बदमाश भगवान लगते हैं कौन? इंद्र। खल देवता है वो, नहीं ऐसे देवता है तब उनके क्या बोलेंगे, लेकिन वो बदमाश लगते हैं। ठीक है। हाँ, अब सुनिएगा तो ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में उनके लिए श्लोक लिखा गया है कितना? 250। किसके लिए? इंद्र के लिए। और ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बोला गया है? सरस्वती को बोला गया है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। और याद रखिएगा सबसे कम बार जो है गंगा नदी का वर्णन आया है, शायद 1 या 2 बार है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। गंगा नदी का उतना चर्चा इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें और भी पढ़ेंगे, इसमें मंडल है, बहुत सारे मंडल हैं, 9वां मंडल 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है। जब वेद किसी दिन पढ़ाएंगे तो वेद के बारे में ही बता देंगे आपको। अब आइएगा थोड़ा सा, तो ये था ऋग्वेद। अब इसके बाद है सामवेद। सामवेद इसका इंपॉर्टेंस क्या है भैया? तो सुन लो, स से सामवेद और स से संगीत, गाना। हम लोग गाना गाते हैं, कौन सा? चलिए आना तूफान के दुकान पे, अमिताभ बच्चन नहीं हो तो ध्यान रखेंगे। और टाइम भी है 3:30 बजे, नहीं अब रात है कि दिन पता नहीं। चलिए आइए देखना भैया, तो कहा जाता है संगीत का उद्भव कहाँ से हुआ है, किस वेद से हुआ है? तो याद रखेंगे सामवेद से हुआ है। संगीत का उद्भव उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ है। नेक्स्ट यजुर्वेद। यजुर्वेद य से शुरू होता है, तो य से ही शुरू होता है यज्ञ। यज्ञ पूजा पाठ। ठीक है। तो यज्ञ पूजा पाठ पंडित जी जो पुरोहित लोग जो पूजा करवाते हैं, ठीक है, उसमें जो है यज्ञ और पूजा पाठ के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। अब एक यहाँ क्वेश्चन रहता है, देखे होंगे अगर पंडित जी का पोथी पत्रा, तो उसमें क्या रहता है? कुछ श्लोक जैसा लिखा रहेगा, फिर उसका समझाया हुआ हिंदी में मतलब कहानी जैसा रहेगा। तो ऐसे क्यों हम बता रहे हैं? घटना बना रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है यजुर्वेद को जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य पद क्या होता है? तो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज क्या होता है? जिसमें कहानियों का संग्रह रहता है, स्टोरी रहता है। अब पोएट्री क्या होता है? जिसमें पोएम्स का कलेक्शन रहता है। तो उसी तरह से याद रखेंगे वो कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद याद रहेगा। अब सबसे मजेदार वेद ये है बाद वाला, ठीक है और मजेदार क्यों कह रहे यार? तो देखिएगा बढ़िया है ये। क्या? जादू टोना, ठीक है, भूत पिचास। लेकिन भूत कोई देखा है इसमें से? नहीं। लेकिन हम लोग को बचपन से डरवाया जाता है कि वहाँ भूत है मत जाना। बच्चों को शुरू से ही डर बैठा दिया जाता है दिमाग में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब तो हम ही लोग भूत हो गए यार, 24 आवर चलते हैं। नहीं, रात को भी आ जाते हैं भद्रावती में क्या आइसक्रीम खाने के लिए 12 बजे रात को। ये दुकान यहाँ का 12 बजे रात तक चालू रहता है भाई, ये नीचे वाला बाजू वाला। हम खुद आए 11:30 बजे रात को, ठीक है। हाँ, आइसक्रीम खाने। हाँ, मजाक नहीं। जैसे हम लोग
पार्टी उटी में कहीं दोस्त लोग के साथ जाते, चलो यार आइसक्रीम खाएंगे, तो उधर ही 10 साढ़े 10 बज गया है, आते आते 11 बज गया, खाते हैं यहाँ पे। ऐसे कुछ कुछ तो जैसे मुंबई वगैरह में, जबलपुर में कुछ जगह है 24 घंटा मार्केट चालू रहता है, पता है ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो अथर्ववेद ध्यान रखना भैया, जादू टोना भूत पिचास और सबसे बढ़िया प्रेम विवाह, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, लव मैरिज। ये काहे का लव हो। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन मेन था कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आयुर्वेद नाम सुने हैं, आयुर्वेद से ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हम लोग पतंजलि के अभी जो है प्रचारक है कौन, रामदेव बाबा। आयुर्वेद के वो संस्थापक नहीं है, आयुर्वेद का संस्थापक कौन है, महर्षि पतंजलि। और उनके जो है फॉलोअर बन के जो है रामदेव बाबा अभी के समय में जो क्या पतंजलि के सबसे बड़े बाबा बन गए हैं। नहीं, कौन, रामदेव बाबा। ठीक है, तो आयुर्वेद का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद से। तो मेन घटना है तो इसी में हुई ना, किसमें, अथर्ववेद में। जादू टोना, टोना कर दिया, बच्चा जो दिन भर घर से बाहर रहता है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, तो रामदेव बाबा के पास ले जाओ। एक निर्मल बाबा आते थे, है ना। हाँ, कहाँ आपने पहले बार उसके पहले समोसा खाए थे, तो यहाँ पे फिर से जाओ और इस बार हरा वाला चटनी लेके खाना, बीमारी खत्म। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, चलो जाने दो। तो याद रखिएगा, ठीक है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद से। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम सुने होंगे, अपवर्तनांक। पढ़ लो भैया, इतने स्मार्ट सर नहीं मिलने वाले हैं, कभी कभी अपनी भी बड़ाई करनी है। आ जाओ, अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनिएगा, हीरा देखे हैं कितने लोग, वो हीरा मोती बैल की बात नहीं कर रहे हैं यस एलिमेंट, आ जाओ बता रहे हैं। डायमंड की बात कर रहे हैं, हीरा सुनना भैया। तो हीरा के बारे में पहले तो जान लो। तो हीरा क्या है, एक तत्व है। आपको ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन कि हीरा क्या है, पदार्थ, तत्व, है ना, यौगिक, मिश्रण, ऐसा करके दे देगा। तो याद रखेंगे, ये हीरा जो होता है क्या होता है, तत्व होता है, एलिमेंट होता है। और एलिमेंट किसको कहा जाता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से, एटम से क्या है, बना हुआ। तो और याद रखेंगे, ये क्या होता है भैया, कार्बन होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है क्या, हीरा। अब हीरा बहुत कॉस्टली है भैया, हम तो देखे भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब दिखाएंगे आप ही लोग, थोड़ा अभी फी वगैरह बढ़ा देते हैं, 1000 के बदले 2000 कर देते हैं, चाहे 3000 है। कब ना खरीदेगा डायमंड, नहीं यार, सबके भलाई के लिए पढ़ा रहे हैं, हमको फी नहीं बढ़ाना है, बढ़ाएंगे देखेंगे सुमित भैया जब नौकरी पर लग जाएगा तब देखते हैं। तो सुनिएगा, ये डायमंड जो है, याद रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है, दुनिया का सबसे, शायद उसमें ऑप्शन में पदार्थ बोल दिए थे, जान दीजिए। ठीक है, तो सुनिएगा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है भाई, हीरा। कठोरतम, द हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट है कौन। लेकिन सुनना भैया, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन देता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लैटिनम। ये दो क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको कंफर्म याद रखेगा। कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा, और धातु मेटल अगर बोलता है तो कौन सा है, प्लैटिनम। अब पहला ही ऑप्शन रहेगा लोहा। ठीक है इसलिए हम लोग लोहा हमेशा हम लोग के आसपास में है, देखते हैं। तो सबसे कठोर लोहा नहीं होता है, सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछता है तो हीरा, डायमंड। और सबसे कठोर मेटल, धातु पूछता है तो प्लैटिनम। अब आइए, इस हीरा का प्रयोग किया जाता है किस लिए, ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी किया जाता है, और इसका अलग अलग टाइप्स भी होता है हीरा का। ब्लैक डायमंड नाम सुने हैं, यस, काला हीरा। ठीक है, हाँ। तो याद रखेंगे, ये हीरा जो है
इतना कठोर होता है कि इसका यूज हम लोग करते हैं कठोर पदार्थ को ही काटने में। किसका? शीशा। शीशा को, कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि हीरा जो होता है उसके जो परमाणु जो है उनकी संरचना कैसी होती है? तो याद रखेंगे चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय बोले तो क्या? टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोले तो चतुष्फलकीय। और इसका एक जुड़वा भाई है, क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट होता है षष्ठकोणीय होता है। कैसे घटना बना रहे हैं याद करने के लिए? ग्रेफाइट, और दोनों का पूछता है ग्रेफाइट। मान लीजिए तो इसमें देखो भैया 1 2 और 2 जोड़ दो तो कितना हो गया? चतुष्फलकीय है। और ग्रेफाइट देखो 1 2 3 4, तो इसमें भी 2 जोड़ दो तो कितना हो गया? षष्ठकोणीय। याद रखने के लिए देखो घटना बताया, ऐसा कोई साइंटिफिक इसका ये नहीं है। याद रखने के लिए कितना जीके याद करेंगे यार, अथाह चीज़ है। रोज एक एक जीके बन रहा है, रोज मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, नया नया नाम बदल रहे हैं, कितना जीके याद करेंगे? सुन रहे हैं? ध्यान रखिएगा। तो ग्रेफाइट जो है वो जो होता है षष्ठकोणीय होता है। उसके परमाणु की संरचना कैसी होती है? षष्ठकोणीय। बोले तो क्या? हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल होगा, आई क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्कोणीय होगा ये। क्लियर? तो अब आइए मेन हमारा जो क्वेश्चन था वहां पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन है कि हीरा चमकता है, नहीं हो? तो हीरा चमकता है क्यों यार? तो हम लोग जानते हैं, रट्टा मारे हुए हैं क्या, कि टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन एक तो कारण ये भी है। दूसरा कारण हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उस बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1.2 के आसपास। कितना होता है? शायद 1.2। इसमें लिखे हैं कि नहीं? एक मिनट देखिएगा। अच्छा नहीं लिखे हैं, आप लोग सर्च मार लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, कि हीरा का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमारे हिसाब से लगभग वही है, 1.2 या 1.34 के आसपास होगा, इतना ही होगा। एक बार देखिए थोड़ा, ठीक है। अब तो हमने क्या बताया? हीरा का चमकने का दो कारण है। पहला टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अधिक होता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं क्या? अपवर्तनांक। और ध्यान रखिएगा ये अपवर्तनांक क्या होता है यार, ये आके इतना क्वेश्चन हम लोग को सिखा डाला, तो सुनिएगा। अपवर्तनांक जो होता है एक रेशियो है। इस अपवर्तनांक को हम लोग डिनोट करते हैं नीटा से, एन। नीटा इसको बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और ये होता है क्या? तो सुनना भैया, ये होता है C/V। अभी कहेंगे सर C/V क्या है हो? तो याद रखेंगे C बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का वेलोसिटी क्या है? तो जनरली एयर में या वैक्यूम में हम लोग लाइट का स्पीड कितना जानते हैं? 3 × 10 का पावर कितना? 8 क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो लाइट का स्पीड और कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, जैसे डायमंड, इस डायमंड में जो है लाइट का स्पीड क्या है, उसका रेशियो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना होता है? अच्छा 2.42, सॉरी। इसका हीरा का जो है, डायमंड का जो है, याद रखिए भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें गलती बोलती 1.2, 2.4, इतना याद रखिए। 2.4 मोटा मोटी 2.5 मोटा मोटी याद रखिए, 2.4, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो चीज़ बता रहे हैं, तो ध्यान रखना भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है कि वायु की चाल या स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कीजिए, वायु की चाल बोल दिए, लाइट का स्पीड, और उस वस्तु में जिस वस्तु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? कांच में कितनी स्पीड से भाग रहा है लाइट, उसके स्पीड से डिवाइड कर देंगे। यही दोनों रेशियो जो आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.4, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? चमकता है। रुकिएगा 1 मिनट और। डायमंड, अब क्वेश्चन पूछेगा कि डायमंड को उसका वजन करने के लिए, तौल करने के लिए, शुद्धता को मापने के लिए उसका यूनिट क्या है? बताइए। डायमंड की शुद्धता मापने की यूनिट क्या है? जैसे सोना का तो मापते हैं क्या? कैरोट, कैरोट मतलब वो नहीं कैरोट, कैरेट, कैरेट, ठीक है। और 24 कैरेट का होता है क्या? शुद्ध सोना, ठीक है। तो याद रखेंगे डायमंड को भी मापने के लिए कैरेट ही यूज किया जाता है। उसका भी शुद्धता मापने के लिए कौन सी यूनिट यूज किया जाती है? तो याद रखेंगे कैरेट। कोई तकलीफ? चलो भैया 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आते हैं आपके मैथ में। नेक्स्ट, ये समझ में आया ना? अब थोड़ा सुनिएगा। हाँ, इसी में थोड़ा सा है क्वेश्चन। लो भैया कि ये जो अपवर्तनांक मापते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मापते हैं, उसको मापने की का जो यंत्र है वो क्या है? तो याद रखेंगे उसको बोलते हैं फोटोमीटर। अब फोटो मतलब क्या होता है भैया? लाइट। लाइट नहीं, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। तू खींच मेरा फोटो, नहीं हो? हाँ, बढ़िया उसमें डांस करती है यार। अब मजाक नहीं नालंदा में तो पूरा टाइम मिलता था, कहीं ट्यूशन फ्यूशन कुछ रहता नहीं था, है ना। तो क्या करते थे, जैसे नींद टूटा, अपना फ्रेश वगैरह छत पे ऊपर चढ़ जाते हैं। सबसे 3 मंजिला पर मिला था अपने को रूम, चढ़ते उतरते में ही हालत पंचर हो जाती थी, और वो भी स्टेप बड़े बड़े थे। अब शाम को ऊपर चढ़ जाते थे, अच्छा सुबह में, पहले तो सुबह में, और क्या थोड़ा सा योगा शुरू हो जाता था, प्राणायाम, और उसके बाद वही गाना लगाते थे, तू खींच मेरा फोटो, और एक ये वाला लगावे लू लिपस्टिक, ये वाला। हाँ, हम मजाक नहीं, गाना हम मोबाइल पर लगाते थे, अपना एक्सरसाइज शुरू। बड़े एक्सरसाइज होता था इस गाने पे, तू खींच मेरा फोटो। लेकिन कोई खींचता ही नहीं था, आजू बाजू में ऐसा कोई था ही नहीं खींचने वाला। तो आप कहाँ खींचते हो? आप तो दूसरे का खींचते हो। चलो इधर देखो, तो देखना भैया तो अपवर्तनांक को मापने की इकाई जो होती है क्या होती है? कैरेट ही होती है, ठीक है। लेकिन वो मापा जाता है किससे? तो याद रखेंगे उस यंत्र का नाम है फोटोमीटर। क्या नाम है? फोटोमीटर। अब फोटो आ रहा है तो बहुत सारे चीज क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, इधर बढ़ रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट देखिएगा। मरियम भवन, पंचमहल, सलीम चिश्ती का दरगाह, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, आगरा के पास स्थित है। इतना एक साथ दे दिए तो आप फटाक से पकड़ ही लोगे कि कहाँ पे स्थित है। लेकिन केवल आ जाए कि मरियम भवन कहाँ है, तो घटना बना दे रहे हैं, मरे लोग का भवन है वो, नहीं हो। तो अकबर महान ने फतेहपुर सिकरी बनाया था, स्थापना किया था। फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे अकबर द्वारा। कहाँ है? आगरा के पास। और भैया सुना, एक वहां पे बुलंद दरवाजा, एक बुलंद शहर है, घटना याद रखना। अब बुलंद शहर भी यूपी में ही है, नरौरा पावर प्लांट सुने है ना, वही बुलंद दरवाजा के पास ही है। देखो एक एक सेंटेंस जो बोलते हैं भैया, आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर है उसमें, इसलिए बहुत बारीकी से सुनना, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा हम बोल रहे हैं, तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। बुलंद शहर कहाँ है? यूपी में है। क्यों फेमस है? तो थोड़ा सा ऐसा और दूसरे चीज के लिए हो सकता है फेमस, लेकिन नरौरा पावर प्लांट वहां पे उसलिए फेमस है। क्वेश्चन देता है कि नरौरा पावर प्लांट जो है किस शहर के किनारे है, किस शहर के पास है? तो बुलंद शहर कहाँ है? यूपी। अब थोड़ा देखिए, अब वो बुलंद दरवाजा अकबर महान ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? तो सुनिएगा, ताजमहल बनवाए थे हमारे कौन? शाहजहां। कहाँ? आगरा में ही। तो जब वो ताजमहल बनवा सकते हैं तो हम भी तो कुछ बनवाए अपने यादगार के लिए, ठीक है। तो अकबर महान ने बनवाया क्या? बुलंद दरवाजा। लेकिन वो किसके याद में? वो तो अपनी मुमताज की याद में बनवाए थे ताजमहल, और ये बुलंद दरवाजा बनवाए। क्यों? तो याद रखेंगे ये गुजरात को जीता था किसने? अकबर ने। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है बनवाया था क्या? बुलंद दरवाजा।
अब मरियम भवन, तो मुस्लिम संप्रदाय में देखे होंगे क्या होता है कि जितने लोग डेड होते हैं, ठीक है, और भाई कोई मुस्लिम भाई लोग देख रहे होंगे वीडियो को या यहाँ पे होंगे, माइंड नहीं करना है, हमको समझाना है इसलिए बता रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जो डेड बॉडी होता है हिंदू वगैरह में, तो ले जाके गांव से बाहर के दूसरी जगह पे जो है, या उसका जो जगह बनाया हुआ है वहाँ ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन हम अपने गाँव में देखें कि मुस्लिम भाई का यही रहने का घर द्वार है, यहीं पर गड्ढा खोद के वहीं पर दफनाए हुए हैं। हम लोग के यहाँ तो डर जाएगा कि भूत उसमें से निकल जाएगा, वो भूत नहीं बनेंगे, ये सब मन का भ्रम है, कहीं भूत नहीं है, हम तो शुरू में ही बताए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हम ये बता रहे थे मरियम भवन, तो जितने उसके लोग मरे, किसके, अकबर के, सब उसी में दफना दिया, तो इसीलिए उसका नाम हो गया क्या, मरियम भवन। ये घटना नहीं है, याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो मरियम भवन कहाँ है, तो फतेहपुर सिकरी आगरा। पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सिकरी आगरा। बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सिकरी आगरा। अब फतेहपुर को किसने बसाया भाई, अकबर, याद रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन है, लो इसी पे खत्म करेंगे। आगरा का नाम आ गया, सब तो भैया फटाफट बोल दिए, आगरा आगरा आगरा। आगरा है कहाँ, यूपी में कि बिहार में? अभी सब कहानी बोल दिए थे, ठीक है, यूपी में है। अब हमारे सुमित भैया बताएंगे कि आगरा शहर को किसने बसाया था। पढ़ाए है, बहुत बना के मारेंगे। लोदी वंश का एक शासक था, सिकंदर लोदी, ठीक है, लोदी वंश का एक शासक था सिकंदर लोदी। उसने जो है आगरा शहर को बसाया था, कब, 1504 में। देख लेना भैया, थोड़ा गूगल बाबा से कंफर्म भी हो लीजिएगा। देखिए माइंड है, कभी डेट वगैरह कम ज़्यादा हो सकता है मे भी, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए कि अपना रटा रटाया वाला नहीं है भैया, देख के पढ़ा रहे हैं, वो अपना सिस्टम नहीं है, जो माइंड में सब उतार दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो सुनेंगे, सिकंदर लोदी 1504 में स्थापित किया था, किसको, आगरा शहर को बसाया था। अब लोदी वंश का संस्थापक कौन था, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है, वो बहलोल था। हम लोग नहीं बोलते कि लोल है ये, तो बहलोल था, इसीलिए उसने क्या, लोदी वंश की स्थापना किया। और उसमें सिकंदर महान था, वो सिकंदर महान नहीं, अलेक्जेंडर वो नहीं, ये सिकंदर लोदी, उसने आगरा शहर को बसाया था। अब क्वेश्चन है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे है। आगरा दिल्ली एक ही रूट पे पड़ जाएगा, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है, आगरा भी क्या है, यमुना नदी के किनारे है। समझ में आया कुछ? चलो भैया, इसी तरह से आप तरक्की करते रहो और एग्जाम के क्वेश्चन जो है क्रैक करो, और हम इसी तरह से आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आगरा, आप लोग भी जाइए आगरा घूमिए, ताजमहल देखिए लेकिन बनाइएगा नहीं। थैंक यू।